इस मार्केट में एंड यूजर ज़्यादा आ रहे हैं या इन्वेस्टर्स ज़्यादा आ रहे हैं? 65% जो है एंड यूजर्स देते हैं एंड 30 to 35% इन्वेस्टर्स देते हैं। आज आपको क्या लगता है मुंबई 3.0 में प्लॉटिंग डोमिनेट करेगा या अपार्टमेंट्स डोमिनेट करेगा? मैं ये बोलूंगा कि मुंबई 3 में आप प्लॉटिंग ले लीजिए या अपार्टमेंट ले लीजिए या कमर्शियल ले लीजिए, आप कुछ भी लेंगे, मुंबई 3 को ही आप एंटर कर रहे हो। कस्टमर के भी कुछ कंसर्न्स होते हैं जब वो इस मार्केट नए मार्केट में भी जब जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है कस्टमर के क्या कंसर्न्स होते हैं? ये एरिया डेवलप कितने साल में होगा, प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर होगा कि नहीं होगा। जो गवर्नमेंट ये सारे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसका ग्राउंड लेवल पे रियलिटी क्या है? जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट एनविसर्च करते हैं वो होता जरूर है, इट इज नॉट ऑलवेज ओनली ऑन पेपर। मान लेते हैं आगे जो आने वाले 5 से 10 साल जो डिमांड और सप्लाई जो होने वाला है मुंबई 3.0 वो कैसे बैलेंस होगा आपके हिसाब से? कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगा। तो ऐसा क्या रीजन है जो मुंबई के डेवलपर्स, बड़े डेवलपर्स, बड़े ब्रांड्स सब मुंबई नहीं आए और सीधा मुंबई 3.0 में आ रहे हैं? आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं मुंबई के थर्ड जनरेशन के बारे में। जैसे हम जानते हैं मुंबई 1.0 जब मुंबई सिटी डेवलप हो रहा था, जैसे साउथ एरियाज़ में काफ़ी डेवलपमेंट था, इन फेज ऑफ फोर्ट हो गया आपका, कोलाबा था, मरीन लाइन्स था, इन लाइन्स में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही थी। फिर आता है आपका मुंबई 2.0 जहाँ पे नवी मुंबई, बैंड्रा, अंधेरी, आपका बोरीवली एंड थाने, ये सबर्ब्स जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, दैट्स कम्स टू मुंबई 2.0। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई 3.0 के बारे में, दैट इज़ मुंबई इज थर्ड जनरेशन। टू अंडरस्टैंड इट्स इंफ्रा, इट्स ग्रोथ और जो मार्केट में हाइप है मुंबई 3.0 के बारे में, आज वो हम काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। हमने बहुत जगह सुना है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए प्लॉटिंग में, अपार्टमेंट्स में, मुंबई 3.0 में आ जाओ, बट किसी को नहीं पता है मुंबई 3.0 है क्या। आज इस पॉडकास्ट में हम डिटेल में समझेंगे कि मुंबई 3.0 क्या है, क्या वो होम बायर्स के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। आज मिलते हैं फादर सन डुओ से, मिस्टर महेश नागराजन फ्रॉम MKN Group and also he is president of CREDAI MCHI Raigad. Along with him we have Mr. Ayush Iyer. मुंबई 3.0 जिस टॉपिक पे काफ़ी डिस्कशन आजकल हो रहा है, so we thought to have you guys here because you're the right person talk on मुंबई 3.0, right? Okay. So before we start off, हमारे व्यूअर्स और हम भी जानना चाहेंगे MKN की जर्नी कैसे शुरू हुई, आप इस फील्ड में कैसे आए और ये जर्नी थ्रू आउट आपने कैसे इसको एक्सपीरियंस की? ओके राज, वेल MKN का जो जर्नी है, it was about 24-25 years back. Okay. And I entered this real estate business as a property broker. Okay. As a property broker. Yeah. Not many people. Which year it was? कभी था ये? It was in the year 97, 98, Okay. 99 during that time. अच्छा. And I was never into construction. I never had a thought of coming into construction. Basically, I never had a thought of even coming into the real estate business. अच्छा. Because we are from a very conservative South Indian family. जिनको बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है. बिजनेस बोले तो it is a zero for South Indian community as such. तो I have entered this real estate business. एक बोलते हैं ना कि मतलब गलती से आ जाता है आदमी, वैसे आई हैव जस्ट एंटर्ड दिस रियल एस्टेट बिजनेस एज अ प्रॉपर्टी ब्रोकर। ओके। जब मैं मार्केट में आया तो जस्ट 95, 96, 97 में एक मंदी आई थी मार्केट में। मैं वो मंदी के बाद मार्केट में आया, एंट्री किया। तो मैं भी नया था और कुछ करने का जुनून तो यंग ब्लड में, गर्म ब्लड में होता ही है, तो कुछ करने का जुनून था। तो हम रोज कुछ ना कुछ नया डील देखते थे, प्लॉट के डील देखते थे या कुछ फ्लैट के डील देखते थे, कैसे करना है, बट वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट माय फैमिली इज डूइंग एंड वांटेड टू डू समथिंग बिग। ये पहले से मेरा एक दिमाग में बैठा हुआ था। ये पहले से आपके माइंडसेट में था? मुझे क्या करना था और कौन से बिजनेस में करना था ये पता नहीं था, लेकिन कुछ करना था ये जरूर पता था। तो जैसे बोलते हैं ना, मतलब ऊपर वाले ने साथ दिया, अच्छे लोग मिले रास्ते में ड्यूरिंग माय जर्नी, लोगों ने मेरे को गाइड किया और धीरे धीरे जैसे मैं प्रॉपर्टी का काम करते रहा तो विद इन 3-4 years मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आया। मेरे ही एक इन्वेस्टर का एक लैंड था, हम बैठे थे ऐसे ही उनके साथ कुछ वो लैंड को सेल करने का डिस्कशन करते हुए,
सडनली उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू डेवलप। ओके, तो क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी आता है ना, हाँ। तो यू हैव टू ग्रैब इट विद बोथ द हैंड्स। करेक्ट। तो हमने भी वही किया, अपॉर्चुनिटी आया, छोड़ा नहीं। तो वी ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, एंड जैसे ही वो हमने पहला प्रोजेक्ट हमने उनके साथ मिलके डेवलप किया। Okay. और ये करीब 99-2000 का ये बात है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। और ये फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मेरा पनवेल में था। अच्छा। पनवेल उस टाइम पे वाज लाइक नेसेंट स्टेज, जस्ट डेवलपिंग। तो हमने वहाँ पे काम स्टार्ट किया, धीरे धीरे करते वी ग्रेजुएटेड फ्रॉम बीइंग अ प्रॉपर्टी ब्रोकर to a developer. So this is how the MKN journey has started. And very proudly I can say कि आज nearly 25 years of business, we are having about 800 plus happy smiling families whom we have delivered their dream homes. And we have got about another 300 families who are waiting to smile with us. Great. Very shortly they'll also have their dream homes in their they'll be living in their dream homes. So this is the journey of MKN. It's an inspiring journey from broker to a developer, right? And completing almost 25 years of experience in the same field. Yes. And I will also in this journey give credit to lot of senior developers of Navi Mumbai, जिनके लिए मैं एज अ ब्रोकर काम करता था। तो at all point of times they have given me guidance. देखो मेरे को तो कुछ जब मैं आया था लाइन में मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे लिए अगर समझो मुझे कुछ डाउट है, कुछ भी मेरे को अगर आई नीड गाइडेंस, तो सारे सीनियर डेवलपर्स आज जो बिग ब्रांड्स ऑफ नवी मुंबई है उन्होंने सबने मुझे बहुत हेल्प किया है, सपोर्ट किया है, एंड दे हैव गाइडेड मी, राइट। सो दिस इज हाउ द एमकेएन जर्नी इज। इस पूरी जर्नी के आज 25 इयर्स जैसे आप बता रहे हैं ऑलमोस्ट हो गया है, तो क्या चैलेंजेस आपने ऐसे देखे? सी वी ऑलवेज टॉक ऑन द थिंग कि हमने पूरा जर्नी देखा है, पर जो जर्नी जीता है और जो चैलेंजेस में से आप निकल के आप यहाँ तक आप जैसे बता रहे हैं ऑलमोस्ट 800 फैमिलीज हमारे साथ रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, आगे भी और हम उसको लेके जाना चाहते हैं, बट क्या चैलेंजेस ऐसे आपने फेस किए जिसके थ्रू हम थोड़ा इंस्पायर हो सकते हैं? देखिए चैलेंजेस में ऐसा है राज कि challenge is not limited to MKN. So I'll just give you a broader picture in this challenges part. ये जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है इसकी सबसे बड़ी जो चैलेंज है ना, ये है अनसर्टेनिटी। You know, we plan a project, we acquire a land, either we enter into a joint venture or we buy out the land. Correct. हम एक आज जो गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशंस है, पॉलिसीज है, उस हिसाब से हम लोग वो एक पेपर में वर्किंग करके वी हैव इट इन आवर ड्राइंग बोर्ड, बट सडनली क्या होता है, देयर आर पॉलिसी चेंजेस। ओके, इट इज ऑल पॉलिसी चेंजेस आर आल्सो फॉर द पॉजिटिव ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री, करेक्ट, ओवरऑल सोसाइटी के लिए अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट करती है। बट उसमें क्या होता है कि कभी कभी वो हमारी जो वो ड्राइंग बोर्ड पे जो हमने एक प्लानिंग की है ना उसको हिट हो जाती है। ड्यू टू दैट प्रोजेक्ट्स समटाइम्स गेट डिलेड। करेक्ट। सो जब तक वो अगर ऑन पेपर ही है तो डिले इज ऑन आवर पार्ट, जो वो हमको हिट करता है। करेक्ट। लेकिन एक बार वो ड्राइंग बोर्ड से निकल गया है, ऑन साइड इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया है, काम चालू हो गया है, उसके बाद में फिर समझो हमको अगर डिले करना पड़ता है प्रोजेक्ट को, देन वी आर आंसरेबल टू आवर कस्टमर्स, ऑब्वियसली वी आर आंसरेबल ऑल्सो टू द डिले। एंड आज कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि वी शुड डिलीवर इन अ टाइमली मैनर, फिर वो हो नहीं पाता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है ये टू द एंटायर रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी। आई थिंक सर आपने बहुत अच्छी पॉइंट बताई। बहुत सारे होम बायर्स का कंसर्न होता है कि डेवलपर्स की पोजीशन बहुत डिले होते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सच में सर्टेन नहीं है, इट्स वेरी अनसर्टेन।
यू कांट से कि कब क्या चेंज हो रहा है, किस तरीके से प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट आता है, Yes. जिसकी वजह से डिले की चांसेस बढ़ते हैं. Yes. बट स्टिल डेवलपर्स, बीइंग अ डेवलपर, यू ऑलवेज इंश्योर कि हम टाइम डिलीवर करें Yes. ताकि कस्टमर को जो हम लोग दिए हुए ensure समय में करते दिया हैं कि हम लोग हो. मतलब उसको टाइमली Correct. डिलीवर करें. Yes, yes, 100%. मतलब यूजुअली वेरी फ्यू प्रोजेक्ट्स, मतलब ऐसे हम लोग डेवलपर फेटर्निटी में होगा कि जो डिले हो रहा है हाँ. और ड्यू टू ऑल दीज रीजंस, Right. most developers don't want their projects to get delayed. Most Obviously, projects obviously. don't want their projects to get delayed. Correct. बट कभी कभी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, दिस इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज. और हाँ. आजकल जो एक नया चैलेंज आया है ना, ये जो है अभी जो बोलते हैं ना वर्कमैनशिप, Okay. जो लेबर है, हाँ. जो लेबर फोर्स है, Hmm. ये आज की तारीख में लेबर फोर्स जो मिलना ये बहुत चैलेंज हो गया है. सो Okay. वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर कॉन्ट्रैक्टर्स, Hmm. कॉन्ट्रैक्टर आर डिपेंडेंट ऑन सब कॉन्ट्रैक्टर्स. Correct. सब कॉन्ट्रैक्टर्स के पास एक कोई बंदा रहता है जो लेबर फोर्स अरेंज करके देता है. Hmm. लेकिन आज के तारीख में वी आर डेफिसिट इन दिस लेबर फोर्स, एंड लेबर आता भी है तो उसके हाथ में वो फिनिशिंग जो हमको जो चाहिए और प्लस जो टाइमली वो लोग ने काम करना चाहिए वो नहीं होता. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है. सो बोथ दीज चैलेंज इफ पुट टुगेदर, अगर दोनों हिट किया तो आज एक प्रोजेक्ट अगर हम लोग ने सोचा है कि टाइम बाउंड मैनर में भाई हम कर देंगे तो ये हो नहीं पाएगा. दिस इज वन चैलेंज व्हिच एज फ्रेटर्निटी वी आर एड्रेसिंग. एंड अभी जैसे क्रेडाई के माध्यम से जो स्किल वर्कर्स को स्किल करने का भी प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं. Okay. ये सब हम लोग एक लेवल पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है. लेकिन इसमें थोड़ा और बदलाव आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. तब तक ये चैलेंज को फेस करना रहेगा और बिल्डर बने हुए चैलेंज फेस करने के लिए. सो अगर आप बिल्डर बने हैं ना तो आपको कोई भी चैलेंज है ना, मतलब यू टेक ऑन दैट चैलेंज. करेक्ट. अंडरस्टूड. ठीक है. कमिंग टू यू आयुष, बीइंग द नेक्स्ट जनरेशन, आप कैसे शेप कर रहे हैं एमकेएन डेवलपर्स के साथ? सी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जैसे लुकिंग एट व्हेन आई जॉइंड 2 years बैक विथ माय फादर इन दिस बिजनेस, I was basically looking after the sales part of a particular project. Yes. And अभी 2 साल टाइम बिताने के बाद बाकी और भी चीज़ें सीखने मिली, समझने मिली हैं. So the way we are shaping our company and our vision for this company for next couple of years is to gain the trust of our customers. हमारा अप्रोच हमेशा से कस्टमर सेंट्रिक रहा है. कस्टमर को क्या चाहिए हम वो डिलीवर करते हैं. एंड ऑब्वियसली इट वेरीज इन डिफरेंट लोकेशंस. जैसे हम हमारे माइक्रो मार्केट में जब काम करते हैं, हर जगह पे कस्टमर के अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं. सो वी केटर टू दोज रिक्वायरमेंट्स. दिस इज वन. सेकेंडली, ऑन टाइम डिलीवरी, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम कस्टमर्स को कमिट करते हैं. तो जैसे डैडी ने बताया कि वी डोंट वांट आवर प्रोजेक्ट्स टू गेट डिलेड, सो वी ऑलवेज ट्राई एंड एंश्योर कि वी आर डिलीवरिंग ऑन टाइम और बिफोर टाइम. थर्ड, वी नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. हम we in fact are today we are doing we have 2 ongoing projects today. In both the projects we are using all branded materials. Okay. So this is how we are shaping our ensuring also the quality. Yes, we are shaping our customer base. We are we want to gain the trust of our customers. And maybe this is one of the reasons हम लोग को referrals भी काफी आते हैं उसमें. Correct. So because customers trust us, उनको भरोसा है कंपनी पे, so that is when they refer it to their family, friends and relatives. Right. And that is how we get many referrals also. So this is our basic vision. See, because if you're delivering the kind of quality that is expected from the customer, तो जब वो डिलीवर होता है तो कस्टमर खुद से ही रेफर करता है कि आप भी यहाँ पे घर ले सकते हैं, because I trust this developer. Right. Understood. So जैसे हम समझ रहे हैं, मुंबई 3.0 के ऊपर हमारा पूरा सेशन है. बहुत कस्टमर्स के, बहुत होम बायर्स के कंसर्न्स हैं. हर कोई सुन रहा है मार्केट में मुंबई 3.0 है, 3.0 है, बहुत हाइप है उसके ऊपर. बट मैं सच बताऊं, एक्चुअल में हमको भी समझ नहीं रहा है कि मुंबई 3.0 एक्चुअल में क्या है. किस तरीके से आप उसको समझा सकते हैं कस्टमर्स तक, व्यूअर्स तक, आप थोड़ा बताइए. पहले बात तो मैं आपको राज पहले करेक्ट करूंगा, प्लीज बताइए कि ये मुंबई 3.0 का ये हाइप, पहली बात तो ये हाइप नहीं है. ये 3.0 मुंबई 3.0 it's going to be the reality. It's the reality and it's going to be the reality.
एंड इट्स गोइंग टू बी द मुंबई 3 जो हमने नवी मुंबई देखा, मुंबई देखा है। करेक्ट। आप देखेंगे पहले मुंबई बना, मुंबई जैसे बढ़ा, लोग और माइग्रेट हुए। देखो मुंबई में एक चीज है कि आज भी लोग मुंबई में माइग्रेट करते हैं फ्रॉम अदर स्टेट। 70% ऑफ द पीपल आर स्टिल माइग्रेटिंग। मतलब आज समझो मतलब 300 पीपल अगर आप बॉम्बे में माइग्रेट होते हैं, 70% इज फ्रॉम अदर स्टेट्स टू मुंबई। सो मुंबई की भी एक कैपेसिटी है टू अकोमोडेट पीपल। करेक्ट। मुंबई मना नहीं करता है, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। तो जैसे मुंबई ग्रो हुआ, मुंबई के पेरिफेरल एरिया ग्रो हुए, बी इट टुवर्ड्स वेस्टर्न साइड, देन बी इट टुवर्ड्स द सेंट्रल साइड, वो डेवलप हुआ। उसके बाद में 1980 में गवर्नमेंट ने सोचा कि एक हम लोग प्लांट सिटी बनाते हैं टू डीकंजेस्ट मुंबई। करेक्ट। देखो अगर आप थोड़ा रिवर्स आप सोचोगे तो 1980-85 में जो पूरे मेजर मार्केट्स थे, जैसे स्टील मार्केट आप बोलो, वेजिटेबल मार्केट बोलो, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट बोलो, ऑनियन पोटैटो मार्केट बोलो, एपीएमसी का जो मेजर मार्केट, ये सब बॉम्बे में, फोर्ट में, मस्जिद बंदर वो एरिया में था। गवर्नमेंट ने सोचा कि हम उसको डीकंजेस्ट करें, उसको नवी मुंबई लेके आए। ठीक है, तो वो सब मार्केट्स पहले नवी मुंबई आए। गवर्नमेंट ने सोचा एक सैटेलाइट सिटी बनाते हैं जो मुंबई का थोड़ा बहुत जो क्राउड है उसको थोड़ा वो ले पाएगा। तो देन दे एनविसाज्ड नवी मुंबई। नवी मुंबई ओवर द पीरियड ऑफ 35 years, 30 years, इट हैज बिकम मतलब अ मुंबई। आज आप देखोगे बिटवीन मुंबई एंड नवी मुंबई आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। एंड आई एम टॉकिंग ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द रेट पार्ट। इफ सपोज आज नवी मुंबई में आप फ्लैट ले रहे हो, तो वही फ्लैट का जो समझो पाम बीच में आप फ्लैट ले रहे हो नवी मुंबई में या नेरुल में, सीबीडी में, तो बॉम्बे में, चेंबूर में और वो साइड में भी आपको लगभग सिमिलर रेट्स या इवन लोअर suburbs में। So in no way is Mumbai or rather Navi Mumbai, वो in no way is a lower city than Mumbai. It's on par हो गया है। और ये decongest होते होते क्या हो गया है, सब लोग ये प्लांट सिटी को पसंद करके बहुत लोगों ने माइग्रेट किया है और नवी मुंबई को अपना घर बनाया है। और बनाते बनाते क्या हो गया है कि नवी मुंबई भी मतलब उतना ही क्राउडेड हो गया है, उतना ही आज नवी मुंबई भी मतलब पूरा भर गया है। सही। और नवी मुंबई एक्सटेंड्स फ्रॉम वाशी टू आइरोली दिस साइड, and one side it goes up to CBD, Nerul. Everything is developed. आज everything is developed in Navi Mumbai. Plus with good infrastructure. With very good infrastructure. And I think last 5 or 6 years the Navi Mumbai Municipal Corporation ये they are getting the smart city का ये पहला award उनको ही मिल रहा है। So it's a planned city, very very beautiful city. So अभी जैसे उसकी भी आबादी बढ़ गई, मुंबई की आबादी तो कंटिन्यूसली बढ़ी रही है। सही बात है। तो आज गवर्नमेंट के पास ऑप्शन तो चाहिए, तो फिर गवर्नमेंट इसके लिए ये मुंबई 3 सोच रहा है। अब मुंबई 3 अगर सोच रहा है तो वो कहाँ सोचेगा? तो मुंबई 3 का लोकेशन जो मैं आपको बताऊं, तो मुंबई 3 इज इन द पेरिफेरी ऑफ नवी मुंबई। ओके, तो नवी मुंबई को लग के जो एरिया है, इट स्टार्ट फ्रॉम पनवेल। पनवेल से वो स्टार्ट होता है, पनवेल से स्टार्ट होके वो पूरा अप टू पेन, एक साइड में खोपोली, एक साइड में आपका करजत, फिर वैसे ही आपको एक साइड में जो रीस वगैरह एरिया है, चौक फाटा हो गया, ये सब पूरा जो एरिया है उसमें अभी गवर्नमेंट ने कर्नाला साई चिरनेर ऐड किया है नया। तो ये सब एरिया कंप्राइज ऑफ मुंबई 3। तो एंड दिस इज the new area which is going to be a planned city, because जैसे नवी मुंबई को सिडको ने बनाया, वैसे ही गवर्नमेंट ने ये जो नवी मुंबई 3 है, मुंबई 3 को बनाने के लिए they have appointed 3 सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज। एक बाजू में MMRDA को अपॉइंट किया है, एक बाजू में MSRDC को अपॉइंट किया है, और एक बाजू में सिडको के ही नैना को अपॉइंट किया हुआ है। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग इट्स पार्ट टू डेवलप प्रोएक्टिवली मुंबई 3 so that
there is another decongestion of Mumbai as well as Navi Mumbai, and there are greater options for people. Right. अब देखिए, अब जैसे हम कुछ समय पहले डिस्कस कर रहे थे कि मुंबई के रेट्स और नवी मुंबई के रेट्स में ज्यादा अंतर नहीं है, फर्क नहीं है, लेकिन वो रेट सबको अफोर्ड होगा वो ऐसा नहीं है। तो न्यूअर एरियाज में थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिलती है एक लेस रेट में एंटर करने के लिए। करेक्ट। तो ये एरियाज पूरा कंप्राइज करता है मुंबई 3। तो दिस इज द मुंबई 3 एंड आई एम टेलिंग यू राज, दिस इज नॉट द हाइप, दिस इज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, एंड दिस डेस्टिनेशन इट इज नॉट फॉर पीपल, मतलब जो मुंबई के आसपास है उनको देखने के लिए नहीं है ये। दिस इज इन द रेडार ऑफ पीपल in the entire Maharashtra, people in entire India, people in the entire world. ये जो मुंबई 3 है ये सबके नजरों में आ चुका है, and it is a reality, and it is a reality. We can see the growth, the infra जो सारा डेवलप हो रहा है, that you can expect. It's a reality, it's not a hype. Yes, right? it is absolutely not a hype. Yeah, that is why I corrected correct. and this is the reality. Agreed. Yes. Okay, जैसे नवी मुंबई बना है 30 साल 35 साल 40 साल आज लगे हैं, तो मुंबई 3 को भी बनने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सही बात है। बट अभी कैसा है कि डेवलपमेंट इज ऑन अ फास्टर फेज, एंड इट इज अ राइट टाइम आल्सो फॉर होम बायर्स टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। यस, सो फास्टर फेज में तो मुंबई 3 विल आल्सो डेवलप फास्टर। 100% एग्रीड। कमिंग टू आयुष, आपको क्या लगता है मुंबई 3.0 को क्या ड्राइव कर रहा है सबसे ज्यादा? सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो मुंबई 3.0 की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ड्राइव कर रहा है फिलहाल। फर्स्ट एंड सबसे मेजर फैक्टर जो है दैट इज द न्यू नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, which is also known as D.B. Patil International Airport. Right. So ये is this project is nearing completion now. This is going to be a transport hub जहाँ पे जैसे मेरे डैडी ने बताया कि बाहर के भी लोग इस एरिया में आना चाहते हैं, दे आर लुकिंग, इट इज ऑन द रेडार, तो वो लोग तभी एक्सेस कर पाएंगे व्हेन द एयरपोर्ट स्टार्ट्स। एंड दिस एरिया having so much population, it needs a second airport. Right. So that is the first. Second, पनवेल से करजत तक जो रेलवे लाइन का काम चालू है, which is proposed to start in this year. तो that is the second major factor which is going to drive the growth. जहाँ भी मुंबई लोकल हमेशा गया है, मुंबई लोकल जहाँ तक पहुंची है वहां तक हमेशा डेवलपमेंट, वहां तक लोग पहुंचे हैं, और लोग पहुंचे तब ऑटोमेटिकली एरिया डेवलप होता है। So that is the second factor. Right. And then apart from this, you have multiple projects जो चल रहे हैं गवर्नमेंट के, जैसे एक अटल सेतु कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है। Correct. जो कनेक्टिविटी साउथ मुंबई से मुंबई 3.0 एंड पनवेल के लिए बहुत अच्छा हो गया है। जो पहले पनवेल से आपको मुंबई डाउनटाउन जाने के लिए, सिटी जाने के लिए 2 घंटे लगते थे, नाउ यू विल रीच इन 1 hour to 1 hour 15 minutes. सिमिलरली ये कनेक्टिविटी मुंबई 3.0 तक एक्सटेंड करने के लिए अटल सेतु से एक कनेक्टर बना रहे हैं which will go directly to चौक। अच्छा, it is already being made. It is process in process. Okay. तो ये एक प्रोजेक्ट है which is under, अगर ये कनेक्ट कर रहा है डायरेक्ट मुंबई 3.0 से चौक जैसे एरिया से कनेक्शन अगर से मिल रही है तो काफी अच्छा कनेक्टिविटी बन जाता है, बहुत अच्छा कनेक्टिविटी बन जाता है। यस, they don't have to route through पनवेल, so घूम के नहीं जाना। लोगों को ट्रैवल करने के लिए इट इज गोइंग टू बी अ वेरी, उनका मतलब अभी भी जो कनेक्टिविटी है उससे भी 15-20 मिनट्स कम हो जाएगा ट्रैवल टाइम फॉर रेजिडेंट्स एंड पीपल लिविंग देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 3 agencies, government departments, that is namely MMRD, MSRDC and NENA. तो ये agencies ने मुंबई 3.0 में उनके designated areas हैं जो सबके पास अलग अलग एरिया है और सबके डेवलपमेंट प्लान्स सैंक्शन हो चुके हैं। सो दे आर ऑन ट्रैक टू डेवलप ऑल दोज थिंग्स विच आर ऑन पेपर राइट नाउ। तो जब ये डेवलपमेंट होगा ऑटोमेटिकली द एरिया बूस्ट मिलेगा, एरिया को बूस्ट मिलेगा। तो दिस इज द सेकेंड फैक्टर। ये सब कंबाइंड विद द कनेक्टिविटी विच दिस एरिया इज गेटिंग, जैसे लोकल ट्रेन, एयरपोर्ट, रोड कनेक्टिविटी, ये सब ये एरिया का ग्रोथ ड्राइव करेगा। राइट, ठीक है। सो इन दिस सेम क्वेश्चन मान लेते हैं आगे जो आने वाले 5 से 10 साल में जो डिमांड और सप्लाई जो होने वाला है मुंबई 3.0 में वो कैसे बैलेंस होगा आपके हिसाब से? ये क्या है, डिमांड सप्लाई का गैप जो रहता है ये एरिया में अगर सप्लाई ज़्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है
Right. वो हमको लगेगी कम हो गई है। तो गवर्नमेंट इस टाइम पे क्या कर रही है, जैसे भी आयुष ने बताया कि गवर्नमेंट का ब्लूप्रिंट रेडी है। सो गवर्नमेंट इज बैलेंसिंग कमर्शियल, रेसिडेंशियल, आईटी, थीम बेस्ड डेवलपमेंट अराउंड द एयरपोर्ट। तो ये सब कुछ वहाँ पे प्लान कर रहा है गवर्नमेंट। तो क्या होगा उसमें कि जो आप इस डिमांड सप्लाई का जो गैप बोल रहे हैं, तो जैसे कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगा। तो ये डिमांड जो सप्लाई का गैप रहेगा ये मैच बैलेंस्ड हो जाएगा। अगर खाली रेसिडेंशियल ही रहेगा वहाँ पे और वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी ही नहीं रहेगी, तो बट नेचुरल है कि थोड़ा सा सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई ज्यादा रहेगा तो डिमांड आपका कम रहेगा। लेकिन thankfully government is doing a great job in balancing this commercial activity and trying to balance out to both the ways in Mumbai 3. Just to put in numbers, Mumbai 3 mein, I don't know, but I'm just giving you one info. 65% of India's data center it's going to come up in Mumbai 3. Okay. So that is the amount of people are showing that trust in this areas, right? So it will be gradual growth, progress, but we are here to surely see this progress. And demand supply का gap ठीक है, कोई टाइम में हो सकता है कि थोड़ा सप्लाई ज्यादा रहेगा, बट देयर आर एवेन्यूज टू एब्जॉर्ब दैट सप्लाई। अभी जैसे हम देखते हैं मुंबई में भी जिस तरीके से जो डिमांड है एंड सप्लाई जिस हिसाब से है, अगेन इट्स वेरी कंजेस्टेड है। उस वजह से नवी मुंबई बिल्ड हुआ, फिर मुंबई 3.0 है, हो सकता है मुंबई 4.0 भी आ जाए। ऑब्वियसली जिस तरीके से डिमांड है और yes. to fulfill that supply. हम लोग जो सोच रहे हैं हमसे और 30 years ahead का गवर्नमेंट सोचता है obviously. तो अभी आपको मैं बताऊं एक नीति आयोग का नंबर्स आपको बताता हूं। मुंबई का जो आज कंट्रीब्यूशन है वो $140 बिलियन का आज कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, फाइनेंशियल कैपिटल। तो आपको एक जस्ट एक नंबर्स में अगर बताऊं तो नीति आयोग और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का इनका कोलैबोरेशन में एक स्टडी हुआ है जिसमें दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज द जीडीपी ऑफ मुंबई फ्रॉम $140 बिलियन टू $300 बिलियन बाय 2030। ऑलमोस्ट डबल। सो ये अगर ये नंबर्स उनको अचीव करना है तो ये मुंबई एज अ फाइनेंशियल कैपिटल अलोन विल नॉट बी एबल टू अचीव इट। सो ये ड्राइव कहाँ से होगा? ये सब मुंबई 3.0 ये जो अभी नया अभी डेवलप होने वाला है, तो यहाँ से ये पूरा ड्राइव होगा। मुंबई 3.0 विल बी अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी, टू द इंक्रीज इन द जीडीपी व्हाट द गवर्नमेंट एंड नीति आयोग दे आर planning. So there is a great opportunity for people, investors, real users in Mumbai 3. Right. सर अभी स्पॉटलाइट डालते हैं रीच पे। हमने काफ़ी सुना है और इवन मैंने ये भी देखा है कि आप इवन एमकैन का भी प्रोजेक्ट्स हैं रीच में आ रहे हैं। थोड़ा रीच लोकेशन के बारे में आप थोड़ा समझाइए कि ये रीच लोकेशन कहाँ लोकेटेड है, ये मुंबई 3.0 से कनेक्टेड है या कैसा है? ये जो लोकेशन रीच का है ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है एग्जैक्टली 12 किलोमीटर्स फ्रॉम पनवेल। ओके। एंड अगेन उसका एक एडवांटेज ये है कि जो पनवेल करजत का जो लोकल रेलवे लाइन जो शुरू होने वाला है, इट इज ऑन दैट रूट। अच्छा, इट इज ऑन दैट रूट। सो व्हाट एडवांटेज इट ड्राइव्स इज जो आज पनवेल जो ग्रो हुआ है, पनवेल की अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो ये आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ द रेलवे लाइन अप टू पनवेल, वहां पे उसका ग्रोथ हुआ है। तो सिमिलरली एनी एरिया टू ग्रो इन एंड अराउंड मुंबई, मुंबई की लाइफलाइन है रेलवे लाइन। तो ये जो रेलवे लाइन है ये अभी एक्सटेंड हो जाएगी अप टू करजत। तो ऑल दोज एरियाज
We'll get that which- boost. Correct, obviously. तो ये हमारा एक फोकस था कि भाई एक हमको एक एरिया ऐसा एरिया आइडेंटिफाई करना था जहाँ पे लोकल ट्रेन पहुंचे और जहाँ पे ऑलरेडी मतलब एग्जिस्टिंग इंफ्रा, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, राइट, सब कुछ अवेलेबल हो। तो हम जब स्काउट कर रहे थे तो हमको ये एरिया एक ऐसे नजर में आया जहाँ पे यू हैव गॉट सम ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इवन टुडे। ओके, रिलायंस के जो स्कूल है, धीरू भाई अंबानी का जो स्कूल है, दैट इज ओनली 2.5-3 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर लोकेशन। ओके, you have got Hiranandai Trust School. You have got Pillai's Global Academy and Pillai's College of Architecture. ये वहाँ पे है, सेबी है वहाँ पे। ओके, तो बहुत कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रा है। तो हमने ये सोचा कि अगर ये सब ऑलरेडी अवेलेबल है और ये एरिया अगर MSRDC के डेवलपमेंट प्लान में आता है, तो वी हैड अ थॉट कि ये डेफिनेटली दिस एरिया को इंफ्रा भी मिलेगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो एक बूस्ट आना है वहाँ। सो दिस वाज आवर थॉट प्रोसेस बिहाइंड चूजिंग दिस एरिया। एंड टू एन एक्सटेंट आज मैं मतलब इफ आई गो बैक on my decision about 6-7 years back, so कहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा decision शायद right था, सही था। We have entered this area at the right time, and we will be able to take the advantage of the growth of this area, potential growth of this area. ये हम लोग first mover का जो advantage है, correct, I was coming to that point. First mover का advantage है। This I think over the next 5 years. MKN Group will definitely be able to take that advantage of that first mover advantage in that area. And हम लोग ये एक हमारा thought process है between me and Ayush. We are having a thought process कि ये जो हम आए हैं ये एरिया में कुछ समय पहले before others have entered. So ये जो first mover का advantage है, तो हम ये समझते हैं कि जो भी कस्टमर आएगा तो ये रीस एरिया करके आएगा ही आएगा, लेकिन हम सोचते हैं कि MKN ग्रुप का प्रोजेक्ट किधर है, ये सोच के और सुन के ऐसा आना चाहिए। दिस इज आवर थॉट प्रोसेस एंड ये हम लोग उस इस पे है। सो वेरी इमर्जिंग लोकेशन, वेरी इमर्जिंग लोकेशन, करेक्ट, वेरी इमर्जिंग लोकेशन। यू हैव गॉट कमर्शियल एक्टिविटीज आल्सो कमिंग, जैसे अगर आप देखेंगे गोदरेज का पूरा यूनिट फ्रॉम विक्रोली, उन्होंने 3 या 4 यूनिट जो है वो खालापुर में शिफ्ट कर दिया है, विच इज अगेन वेरी क्लोज टू आवर लोकेशन। सो क्या होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है वहाँ पे लोगों को। एक अगर कनेक्टिविटी हो गई तो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए मतलब आदमी कोई भी मतलब आईटी का जो एरिया है जैसे रबाले हो गए, गंसोली हो गए, वहाँ तक भी आदमी पहुंच सकता है। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आयुष, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से रीस मार्केट में एंड यूजर ज्यादा आ रहे हैं या इन्वेस्टर्स ज्यादा आ रहे हैं? रीस में दोनों होम बायर्स, फर्स्ट होम बायर्स, एंड यूजर्स एंड इन्वेस्टर्स दोनों भी आते हैं, दोनों भी ये लोकेशन प्रेफर करते हैं। बट इसमें मैं ऐसा आपको बताऊंगा कि 65% जो है एंड यूजर्स रहते हैं एंड 30 to 35% इन्वेस्टर्स रहते हैं। और इसका रीजन ऐसा है कि रीस में आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, या एकदम नियर बाई एरियाज में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। आपको कहीं पे लंबा ट्रैवल नहीं करना है फॉर योर बेसिक फैसिलिटीज। डेली नीड्स के कुछ हो गए, स्टोर्स हो गए, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, स्कूल्स, ये सारे रीस के इन एंड अराउंड एरियाज में है। विद इन 2 to 3 किलोमीटर रेडियस में आपको सब मिल जाता है। जैसे हम इमर्जिंग मार्केट्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, राइट, जैसे हम रीस की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे मार्केट्स होते हैं जहाँ ऑलरेडी ये लोकेशंस में कुछ डेवलपमेंट हुआ होता है, राइट। तो मे बी यही रीजन है जहाँ फर्स्ट होम बायर्स का परसेंटेज काफी हाई है, इन्वेस्टर्स काफी जैसे इसमें। और एक रीजन ऐसा है कि रीस पहले से एक सेटलमेंट बना हुआ है वहाँ पे, रेसिडेंशियल सेटलमेंट है वहाँ पे पूरा, इसीलिए कोई भी वो एरिया में आता है तो दे प्रेफर टू बाय अ प्रॉपर्टी इन रीस एंड नॉट चूज एनी अदर लोकेशन नियर बाय, क्योंकि वहाँ पे आपका सारा फैसिलिटीज आपको मिल जाता है इजीली। एंड फर्स्ट होम बायर्स को क्या एडवांटेज है यहाँ पे कि उनको अच्छे बजट में अच्छे लोकेशन में घर मिल जाता है और उनको कहीं ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। व्हेन टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर्स, उनके लिए बेनिफिट क्या है
नाउ व्हेन दे आर परचेसिंग अ प्रॉपर्टी, अभी वो चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी वहाँ पे ले या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले या एनी पीस ऑफ लैंड, सो उनको कैसा है अच्छे बजट में मिल जाएगा. एंड व्हेन द एरिया डेवलप्स, जब भी एरिया में ग्रोथ होगी बिकॉज ऑफ ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लानिंग प्रोजेक्ट्स, ये सब की वजह से उनको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे इसमें. तो इन्वेस्टर्स के भी रेडार पे है ये. एंड मैक्सिमम आज तो एंड यूजर्स यहाँ पे एंड यूजर्स प्रॉपर्टी लेते हैं, बट ऑल्सो इन्वेस्टर्स आर लुकिंग एट दिस एरिया, लुकिंग एट द पोटेंशियल रिटर्न. हमने ये भी देखा कि रीच में आई थिंक अभी जिस हिसाब से टाइम आगे जा रहा है 1 BHK के ज्यादा 2 BHK का भी काफी अच्छा डिमांड है उस एरिया में स्पेसिफिकली. वो तो बेसिक 2 BHK का डिमांड ज्यादा इसीलिए आ रहा है बिकॉज पीपल आर वांटिंग टू हैव बिगर होम्स. और कैसा है, एंड दे आर गेटिंग एट गुड प्राइस, उनको अपने बजट में मिल जाता है. तो एंड इन फैक्ट नॉट ओनली दिस शिफ्ट इज, वी आर सीइंग दिस शिफ्ट. लोग 3 BHK भी आके पूछते हैं आज, क्योंकि लोगों को बड़ा प्रॉपर्टी, बड़ा घर चाहिए. कोई अगर उस एरिया में आके हमसे 1 BHK तो नहीं 2 BHK 3 BHK के बारे में बात करता है, राइट? क्या होता है ये ऐसे ये शिफ्ट कैसा होता है कि जैसे अभी नियर बाय टू द एयरपोर्ट, जैसे वहां पे रेट्स आउट ऑफ द बजट हो गया, तो आदमी क्या सोचता है जो फर्स्ट टाइम होम बायर है, देखो एवरीबडी वांट्स सम एक्स्ट्रा एरिया इन देयर लाइफ. करेक्ट. ओके, स्पेस है तो वो आदमी खुश है, पीस ऑफ माइंड है. बच्चों के लिए एक अलग जगह हो गया, पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए हो गया. यू डजंट हैव टू स्क्वीज. अभी जैसे पनवेल के नजदीक में रेट्स हैव गॉन अप, इट्स नेचुरल. सो जो आज 1 BHK का जो फ्लैट समझो पनवेल में जो रेट में मिलेगा, वही बंदे को अगर 2 BHK मोर स्पेशियस, इफ ही इज विलिंग टू ट्रैवल अ लिटिल मोर डिस्टेंस, फैसिलिटीज सारे हैं उसके पास अवेलेबल, सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है, एक्सेप्ट फॉर उसको ट्रैवल करना पड़ेगा. अदरवाइज फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज चिल्ड्रन, ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल. सो ही डजंट माइंड टू ट्रैवल दैट एक्स्ट्रा डिस्टेंस फॉर द कंफर्ट ऑफ हिज फैमिली. So that is why we are seeing a traction of bigger homes, inquiries, and even we are selling bigger homes than smaller homes over a past few months or maybe over past 1 year or so. This could be one of the reason. लोगों को स्पेस चाहिए, एंड स्पेस थोड़ा ट्रैवल करने के बाद अगर उसको एक 7-8 किलोमीटर थोड़ा जैसे पनवेल से थोड़ा और आगे आ गया, उसको अगर स्पेस मिल रहा है, इट डजंट माइंड. करेक्ट. गेटिंग एट अ गुड बजट, गेटिंग अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कनेक्ट हो रहा है. Yes. सारे चेक पॉइंट्स टिक हो जाते हैं. रेडी मार्केट. करेक्ट. Ready market. Right. Yeah, it's ready market. The first thing when a home buyer, a first time home buyer, जिसको आप फर्स्ट टाइम जब भी कोई भी आप इवन गाड़ी लेने जाते हो, तो आपकी खुशी अलग रहती है. सही बात है. देखो everything, whatever you buy, when you have bought your first mobile, you would have been the happiest. आपने जब आपका पहला मोबाइल लिया होगा तो you would have been the happiest. Obviously. Okay. उसके बाद आपने एक्सचेंज करके अपग्रेड किया, दूसरा लिया, iPhone 9, 10, 11, 12, 14 तक चला गया, 14, 15, 16 आ गया. Obviously. तो वो जो रिमेम्बरेंस रहता है, हैंड होल्डिंग लगता है, वो फर्स्ट जो घर है, उसके लिए आदमी बहुत मेहनत करता है. तो एंड एज MKN ग्रुप वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर हैंड होल्डिंग सो मेनी ऑफ आवर कस्टमर्स, क्योंकि पहला घर एक रियली एक सपना रहता है उसका, एंड अगर वी आर एबल टू गिव देम अ लिटिल बिगर स्पेस, तो वी आर ऑल द मोर हैप्पी सर्व आवर कस्टमर्स और क्लाइंट्स. सर अभी कस्टमर का जो मार्केट, जो माइंडसेट है कस्टमर का, बेसिकली उसको थोड़ा समझते हैं. आज हम काफ़ी अप्रोच देख रहे हैं, लोग प्लॉटिंग की तरफ फिर से जा रहे हैं, जो पहले उस तरीके से इतना एक्सपोजर नहीं था. मुंबई 3.0 की वजह से प्लॉटिंग को काफ़ी एक्सपोजर मिला है. तो आज आपको क्या लगता है, मुंबई 3.0 में प्लॉटिंग डोमिनेट करेगा या अपार्टमेंट्स डोमिनेट करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन राज. इसमें क्या है, ये जो प्लॉटिंग जो स्कीम्स है, ये मोरलेस ये जो कोविड जो पीरियड आया, कोविड पीरियड के बाद जो लोगों का माइंडसेट हुआ, एक तो थोड़े घर बड़े लेने के, और जिनके पास बड़ा घर था वो और थोड़ा ओपन प्लॉट, विलाज, बंगलोज, इसमें
शिफ्ट करने का और एक सेकेंड होम रखने का, ये कॉन्सेप्ट एक थोड़ा आफ्टर कोविड डेवलप हुआ, लोगों को लगा नीड है इसकी। ये मतलब होना चाहिए, एक बैकअप प्लान होना चाहिए। इस हिसाब से थोड़ा ये जो प्लॉटिंग स्कीम वगैरह है आज थोड़ा चल रहा है। आप जो बोल रहे हैं कि मुंबई 3 में इन कंपैरिजन टू अपार्टमेंट्स प्लॉटिंग स्कीम अच्छे चल रहे हैं या करेक्ट, तो आई विल से कि प्लॉटिंग स्कीम चलने का रीजन ही ये है कि आज मुंबई 3 इज वास्ट ओपन लैंड, पूरा खुला एरिया है। तो वहां पे आप आज अपार्टमेंट बनाओ, ओपन प्लॉट्स अलॉट करो या वहां पे विलास बनाओ, आपके पास ऑप्शंस है। एज अ डेवलपर वी हैव गॉट ऑप्शंस, सो सम डेवलपर्स आर गोइंग इनटू दैट वेंचर कि वो लोग प्लॉटिंग का स्कीम्स निकाल रहे हैं। देखो प्लॉटिंग भी एक अच्छा स्कीम है जहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो दैट इज अगेन अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं ये बोलूंगा कि मुंबई 3 में आप प्लॉटिंग ले लीजिए या अपार्टमेंट ले लीजिए या कमर्शियल ले लीजिए, आप कुछ भी लेंगे, मुंबई 3 को ही आप एंटर कर रहे हो, ओके, तो आप एंटर करिए बाय एनी विच मींस, राइट। प्लस ये भी देखेंगे सर यहाँ पे मुंबई 3 की वजह से भी प्लॉटिंग का भी जो एक्सपोजर है, जो पहले लोगों को नहीं पता होता था कहाँ जमीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन से लेके सारी चीजें थी, आज आई थिंक मुंबई 3 की वजह से ही जो मिला इसको विजन, उसका मैं रीजन बताता हूँ आपको। अभी मुंबई 3 में प्राइमरीली जो एरिया है जिसमें प्लॉटिंग जो एरिया चल रही है, ये एक MSRDC जो है उसके DP के अंदर में ये सारा प्लानिंग हो रहा है। तो देयर इज एन एजेंसी व्हिच इज अप्रूविंग द लेआउट। देखो आदमी के पास अगर अपॉर्चुनिटी है, जो क्लियर टाइटल मेरे को अगर प्लॉट मिले विद इंफ्रास्ट्रक्चर, तो देयर इज एन ऑप्शन कि मैं उसी को ऑप्ट करूं इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ सर्चिंग द प्लॉट्स, बाइंग बाय हिमसेल्फ, तो ही विल गो इन फॉर अ प्लॉटिंग स्कीम। करेक्ट। तो इसके लिए ये प्लॉटिंग स्कीम्स आज मुंबई 3 में अच्छे पैमाने पे चल रहे हैं, लेकिन प्लॉटिंग की स्कीम के साथ में ही ये एवरीबॉडी कैन नॉट गो इन फॉर दैट प्लॉटिंग का बजट नहीं रहता, सबके अपॉर्चुनिटी एवरीबॉडी। करेक्ट। और अपार्टमेंट वाले को भी अपॉर्चुनिटी है, कमर्शियल वाले को भी अपॉर्चुनिटी है, प्लॉटिंग वाले को भी अपॉर्चुनिटी है, सारी है ऑब्वियसली। यस, करेक्ट। सो मुंबई 3 इज बेसिकली फिल्ड विद अपॉर्चुनिटीज। करेक्ट। इट इज ओनली when you want to enter and when you think is the right time, we are saying this is the right time, obviously, yeah, but you decide when is the right time, but we again feel that if you miss this time, maybe you have missed the right time. Correct. So right time is now, the right time has come and the right time is now. Correct. Same question Ayush to you. अभी जिस तरीके से हम समझ रहे हैं, राइट, इस थॉट प्रोसेस में कस्टमर के भी कुछ कंसर्न्स होते हैं जब वो इस नए मार्केट में भी जब जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है कस्टमर के क्या कंसर्न्स होते हैं और उसको कैसे वो उसको सॉल्व कर सकते हैं जब वो नए किसी लोकेशन में जाते हैं? जनरली जब कस्टमर्स हमारे पास आते हैं उनके मेन कंसर्न्स रहते हैं कि, या सबसे बड़ा कंसर्न मैं अगर आपको बताऊंगा, ये एरिया डेवलप कितने साल में होगा। सबका वही कंसर्न रहता है, बिकॉज इट इज अ डेवलपिंग एरिया। करेक्ट। आज वहाँ पे फैसिलिटीज सारी हैं बट इट इज स्टिल डेवलपिंग। तो सबका कस्टमर्स का सबसे मेन कंसर्न वही रहता है कि एरिया को और कितना टाइम लगेगा डेवलप होने के लिए। दैट इज वन। सेकेंडली, फर्स्ट टाइम होम बायर्स के अगर पर्सपेक्टिव से मैं आपको थोड़ा बताऊँ तो फिर उनका कंसर्न ऐसा रहता है कि अभी प्रोजेक्ट को डिलीवर होने के लिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल है टाइम, तो इज दिस द राइट टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी? उनका वो भी एक कंसर्न रहता है, बिकॉज फर्स्ट टाइम होम बायर्स जो रहते हैं जनरली दे आर स्टेइंग ऑन रेंट। तो उनके लिए क्या हो जाता है, जब वो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं एंड एट द सेम टाइम दे आर स्टेइंग ऑन रेंट, दे हैव टू पे रेंट एज वेल एज देयर EMI। सो उनके पर्सपेक्टिव से एक ये कंसर्न रहता है कि प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर होगा कि नहीं होगा। थर्डली, कस्टमर्स का और एक कंसर्न रहता है कि आज दे आर बाइंग अ प्रॉपर्टी एट से X प्राइस, तो यहाँ पे कितने टाइम में प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन मिलेगा, राइट? तो ये भी उनका एक कंसर्न रहता है। सर आते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जो है नो फिल्टर रियल एस्टेट।
ये सबसे फेवरेट सेशन है मेरा। इसमें मैं आपसे समझना चाहूँगा, हमने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की जो मुंबई 3.0 को डेफिनेटली बूस्ट दे रहे हैं। अब थोड़ा ग्राउंड लेवल पे समझते हैं, जो गवर्नमेंट ये सारे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसका ग्राउंड लेवल पे रियलिटी क्या है? इज इट रियली गेटिंग डेवलप्ड एट दैट स्टेज, या सिर्फ हम सुन रहे हैं कि हो रहा है इसका सच क्या है? देखिए, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है ये हम सुनते आते हैं कि डिले होता है। हाँ, देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दैट। ओके, डिले भी होता है, लेकिन आपको मैं ये माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट एनविसर्च करते हैं वो होता जरूर है। इट इज नॉट ऑलवेज ओनली ऑन पेपर। ये प्रोजेक्ट्स रियलिटी भी हम लोग देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, ये प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड वी आर सीइंग द पाथ ब्रेकिंग हुआ है। करेक्ट। तो मैं मतलब आपसे सहमत नहीं हूं कि खाली पेपर में है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि थोड़ा कभी कभी हमको भी वेट करना पड़ता है, और कभी कभी बहुत ईगरली वेट करना पड़ता है। कि अगर आपको मैं बताऊं, जब मैंने मेरा बिजनेस का शुरुआत किया था एज अ प्रॉपर्टी एजेंट, जो मैंने आपको बताया, करेक्ट, मैं उस समय मेरे पास जिन्होंने फ्लैट लेने के लिए आए थे, मैं उस समय में उनको एयरपोर्ट होने वाला है करके बोला और वो रियलिटी आ जा रही है। तो देयर इज ऑलवेज अ गैप, बट with proactive governments, government also understands now. Correct. See, government also runs on the people. Okay. आज गवर्नमेंट भी समझती है कि हम जैसे हम लोग सोचते हैं कि भाई प्रोजेक्ट हमको डिलीवर करना है, गवर्नमेंट को भी वो प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। गवर्नमेंट डिलीवर करेगी प्रोजेक्ट तो एरिया ग्रोथ होगा, एरिया बढ़ेगा। जैसे आज मुंबई 3 की हम बात कर रहे हैं, तो अगर मुंबई 3 में ये जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, कुछ जो ऑलरेडी डिलीवर होने वाले हैं और कुछ अभी पाइपलाइन में है, अगर ये डिलीवर नहीं हुआ तो मुंबई 3 भी डेवलप नहीं हो पाएगा। सही बात है। गवर्नमेंट ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि दे ऑल्सो हैव टू हैव न्यू एरियाज। सो ऑल द प्लान्स, पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट आर डेफिनेटली सीइंग द लाइट। बट बस इतना ही है कि थोड़ा आगे पीछे होता है। तो वी एज अ रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी वी अंडरस्टैंड देयर आर समटाइम्स डिफिकल्टीज फॉर द गवर्नमेंट आल्सो टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट्स, बट यस वी आर वेरी पॉजिटिव कि गवर्नमेंट करेगी, अच्छा करेगी। करेक्ट। सो विद दिस पॉजिटिव नोट वी ऑलवेज हैव दैट इन माइंड कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट ने बोला है तो ये जरूर आएगा। जैसे आपने कहा, जब गवर्नमेंट के जो ये प्लान चलते हैं तो थोड़ा आगे पीछे होता है डिलीवरी में। वी अंडरस्टूड, बट वी नो ये होना ही है, इट्स अ फैक्ट, ये होता ही है। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से, जस्ट अ सजेशन फ्रॉम योर साइड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीज़ गवर्नमेंट में पॉलिसीज में हम इम्प्लीमेंट करें जिससे 3.0 को बूस्ट भी मिले और वो टुवर्ड्स जल्दी की तरफ लेके जाए जो हम एक्सपेक्ट करते हैं? ओके, गुड क्वेश्चन अगेन। और इस पे मैं बोलना चाहूँगा, नॉट लिमिटेड टू ओनली मुंबई 3.0, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो हम लोग एक हमेशा हमारे रिप्रेजेंटेशन में और हमारे जो गवर्नमेंट डायलॉग्स में होता है, तो पेशेंटली गवर्नमेंट भी सुनती है। हम लोग यही बोलते हैं कि हमको एक विंडो क्लियरेंस दीजिए। देखिए, आज एक रियल एस्टेट डेवलपर है, ही हैज टू go to multiple agencies for getting small approvals, NOCs, and then he comes to the plan passing stage. अगर ये one window हो गया और सारा कुछ एक ही इसमें आ जाता है, एक ही ट्रैक में आ जाता है, सो काफी काम हमारा हल्का हो जाता है, काफी टाइम हमारा बचता है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के भी जो डिपार्टमेंट्स है वो लोग अगर इंटरलिंकली काम करेंगे, मतलब एक दूसरे के मतलब अच्छे कोहेसिव इसमें काम करेंगे, तो गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत उसमें काम हल्का होगा, काम हल्का होगा। और आज का जो एज है ना राज, आज का एज है डिजिटल इंडिया। करेक्ट। ओके, आज पहले जैसे जमाना नहीं रहा। यू डोंट हैव टू गो टू अ गवर्नमेंट ऑफिस टू गेट अ डॉक्यूमेंट। करेक्ट। ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन you can have the document in your mobile. Right. So I think government यहाँ पे थोड़ा सा एक
जैसे एक अपग्रेडेशन होता है ना, एक डिजिटल शिफ्ट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड मेनी थिंग्स काफी कुछ अभी ऑनलाइन हो चुका है, काफी कुछ ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन अभी गवर्नमेंट अगर और भी उसको मतलब डिजिटली स्ट्रांग बनाएगी और वन विंडो करेगी ना, तो देयर विल बी नो स्टॉपिंग मुंबई 3 नहीं, all the government agencies will have a great thing to work at. So fast forward digitalization is one thing which government should adapt, जो अच्छे से adapt करना चाहिए. Life will become simpler for everybody. सर एक फेज देखा है हमने जब मुंबई मार्केट में जो बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं रियल एस्टेट में, राइट, नवी मुंबई मार्केट जब बन रहा था, आई बिलीव नो वन हैज टेक एनी पार्टिसिपेशन वाइल डेवलपिंग नवी मुंबई. जब नवी मुंबई बन रहा था बहुत प्लेयर्स है जिन्होंने इनिशिएटिव नहीं किया नवी मुंबई में आने के लिए. अब जब मुंबई 3.0 बन रहा है, काफ़ी सारे रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं, इफ़ यू आर स्पेसिफिक टॉक अबाउट बिग प्लेयर्स, वो सब मुंबई 3.0 में आ रहे हैं, जबकि मुंबई 3.0 अभी तो बन रहा है, राइट. तो ऐसा क्या रीज़न है जो मुंबई के डेवलपर्स, बड़े ब्रांड्स, वो सब नवी मुंबई में नहीं आए और सीधा मुंबई 3.0 में आ रहे हैं? राज, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब गवर्नमेंट ने नवी मुंबई एक प्लांट सिटी करके जब एनविसर्च किया था, तो मुंबई के समझो जैसे आपने बोले कुछ बड़े प्लेयर्स या मुंबई के डेवलपर्स नहीं आए, तो मे बी एक रीज़न ये हो सकता है कि शायद वो एक अंदाजा नहीं था कि नवी मुंबई ये कैसे शेप अप होगा. देखो, इट वाज ऑल डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट हाउ दे विल इम्प्लीमेंट दिस. करेक्ट. नवी मुंबई एक कॉन्सेप्ट भी एक नया था कि लैंड आप गवर्नमेंट लेगी और फिर उसको डेवलप करेगी विद गिविंग ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर. राइट. तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट फॉरसाइट जो शायद उन्होंने नहीं रखा होगा कि नवी मुंबई ऐसा डेवलप होगा, इसकी वजह से मे बी मुंबई के बड़े प्लेयर्स दे मिस द बस ऑफ नवी मुंबई. बट देखो, आदमी एक बार मिस्टेक करता है, शायद वो दोबारा वो सुधार लेता है. तो इट्स वेरी गुड साइन एंड यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन. आज मुंबई 3 में इफ बिग प्लेयर्स ऑफ मुंबई आर कमिंग, सो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल and their vision is also there. Yeah, correct. Like we are telling that Mumbai 3 ऐसा होगा, वैसा होगा. But big players coming in from Mumbai, coming into Mumbai 3, they are coming with a vision. तो उनके विजन में वो ब्लूप्रिंट ऑलरेडी है कि मुंबई 3 क्या देने वाली है और क्या होने वाली है. So it is actually, if you see, it is an added advantage to Mumbai 3 that मुंबई के अच्छे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, इधर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, और मुंबई 3 इज जस्ट ग्रोइंग नाउ, इट इज जस्ट कमिंग अप एंड दे हैव एंटर्ड इन द nascent stage. उनको देख के और भी लोग आएंगे. सो द फास्टर मुंबई 3 विल गो. तो नवी मुंबई जैसे डेवलप हुआ, शायद उससे भी फास्ट मुंबई 3 डेवलप होगा. दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू मी इज going to happen in Mumbai 3. Growth will be faster. Ayush, coming 5 years down the line, आप MKN Group का जो विजन है, जो जर्नी है, आप कहाँ देखना चाहते हैं? 5 years from now, we want to be leaders in the Mumbai 3.0. जो थर्ड मुंबई बन रहा है, we want to be the leader here. अगर कोई भी प्रोस्पेक्टिव बायर यहाँ पे आता है, तो वो ये अप्रोच से आना चाहिए, नहीं थर्ड मुंबई में लेना है तो पहले एमकेएन के पास जाके देखते हैं, पहले एमकेएन ग्रुप में देखते हैं. Understood. Because we have been operating in this region for last 7 to 8 years. तो recognition है वहाँ पे. And within next 5 years we have multiple projects in various locations of Mumbai 3.0. अलग अलग जगह पे हमारे काफी प्रोजेक्ट्स आने वाले within next 5 years. Okay. So we have a vision कि कोई भी अगर मुंबई 3.0 या पनवेल या एनी नियर बाय लोकेशंस में आ रहा है, तो दे शुड कम विद अप्रोच कि नहीं पहले प्रॉपर्टी एमकेएन ग्रुप के पास देखते हैं. सर, इसी के साथ एक गोल्डन एडवाइस हम चाहेंगे आप दीजिए हमारे होम बायर्स के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी. आपको क्या लगता है, एक गोल्डन एडवाइस आप क्या दे सकते हैं?
Raj, golden advice. So I'll be very honest, and I will not give the advice saying that आप लोग MKN group में लीजिए. My advice to everybody will be आप लीजिए, मुंबई 3 में लीजिए, कोई भी डेवलपर के पास लीजिए, किसी के पास भी लीजिए, लेकिन you enter Mumbai 3.0 at this time because this is the right time. This is the golden opportunity to come to Mumbai 3.0. As a first time home buyer, you will be having that advantage, and as an investor, you will have very good returns on your investment. There is a saying, मैंने किसी ने तो बोला है, I also have that on my WhatsApp status. The only bad time to buy a property is later. So that is absolutely apt. अभी ये लोकेशन के लिए इस टाइम पे. Correct. Great insights. We understood a lot of things on Mumbai 3.0. हाइप के बारे में हमने बात की, जो हाइप है नहीं, इज एक्चुअली अ फैक्ट. हमने इंफ्रा पे बात की, हमने समझा रीच मार्केट क्यों बेस्ट है कस्टमर्स के लिए मुंबई 3.0 में जब आना चाहते हैं तो वो. अगेन लास्टली एज यू सेड, गोल्डन एडवाइस आल्सो टू द होम बायर्स, राइट? So with this, we like to end this podcast here. Thank you so much for coming to the podcast, and Thank you. we're very Thank you happy for to inviting us. Thank you, Raj. Thank you Same here, so same much here. for Same inviting here. us. It was pleasure Same here, sir. talking to you and sharing all the insights and sharing some of my good experiences. Thank you so much for inviting us. हमने देखा है मुंबई 1.0. सॉरी, तो नीति आयोग का एक बहुत अच्छा टॉपिक है. आयुष, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से इनका एक कोलैबोरेटिव स्टडी हुआ है जिसमें